गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे पहला टॉपिक है वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। आज हम शुरू करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ही पार्ट है और आई हमारे सिलेबस में नहीं है, ह्यूमन आई। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप हमारे सिलेबस में है। अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें तो आपको सबसे पहले माइक्रोस्कोप के बारे में मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इट इज ए डिवाइस which is used to see very small objects. स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के जो काम आता है उसको हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के दो टाइप होते हैं, बेसिकली टू टाइप्स। कौन कौन सी होती है? एक हमारे पास होती है बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरी हमारे पास होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं, इसी तरह हम टेलीस्कोप भी पढ़ेंगे। सबसे पहले माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं तो माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन हमने जो बताई है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स जिनको आप डायरेक्ट नहीं देख पाते, तो उनके लिए हम किसका यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप के दो टाइप होते हैं। माइक्रोस्कोप के दो टाइप है, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर आप केवल और केवल वन मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। इसमें केवल और केवल एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया जाता है जिसको कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। शॉर्ट फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस। शॉर्ट फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। आपने देखा होगा, आप ज्वेलरी वाले के पास जाते हैं तो उसके पास एक कॉन्वेक्स लेंस का एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। हम अपने फिजिक्स लैब में जब आप 11th क्लास में हमने आपसे वर्नियर या स्क्रू गेज के एक्सपेरिमेंट कराए थे तो आपसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिया था, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। आज हम उसका प्रिंसिपल, आज हम उसकी वर्किंग और उसकी मैग्नीफाइंग पावर ये सब पढ़ने वाले हैं। एक आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। अगर उससे भी छोटे ऑब्जेक्ट्स आ जाएं, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, दही के अंदर बैक्टीरिया देखा जाता है, तो वो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देता है। समझ आ गया? तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ब्लड सेल की स्ट्रक्चर का देखते हैं हम, तो ये सब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है। चलो देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप बताओगे। इट इज ए मैग्नीफाइंग ग्लास विच मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके दिखाता हो। समझ आ गया? विच मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो पहला पॉइंट जो हमने लिखा, इसके अंदर अब हम डायग्राम बनाएंगे भाई। ठीक है? क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि बिना डायग्राम तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। मैंने आपसे बताया कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ये शॉर्ट फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये बात याद रखनी है, शॉर्ट फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है। पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ शॉर्ट होती है और कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे आप इसके अंदर। तो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन बताई। अब यहां पर दो पॉइंट आ जाते हैं, हम इनके प्रिंसिपल और इनकी कंस्ट्रक्शन, इनकी वर्किंग पढ़ेंगे। तो वर्किंग के अंदर मैं आपको बता देता हूं बेटा,
वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैं ये लिखूंगा नहीं, मैं आपको बोलकर बताऊंगा, आप अपनी बुक से भी लिख सकते हैं, बस आपने समझना है और आप अपने समझकर भी लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट ए पार्ट में लिखता हूं, व्हेन इमेज फॉर्मेट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि हम दो ही जगह पर इमेज को क्लियर देख पाते हैं, एक नियर पॉइंट, एक फार पॉइंट। वन इज नियर पॉइंट एंड अनदर इज फार पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट होता है ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको आप बता सकते हो 25 सेंटीमीटर। जहां हमारी आंख है, यहां से 25 सेंटीमीटर दूर अगर कोई भी इमेज बनी हुई है या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम उसको इजीली देख पाएंगे। दूसरा पॉइंट होता है फार पॉइंट, इसको बोलते हैं नियर पॉइंट। लीस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट, कि हम नजदीक वाला पॉइंट कहां देख पाएंगे। एक आता है फार पॉइंट, जो अगले उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें हम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, पैरेलल रे ऑफ लाइट जहां जाती है, वो दूर का ऑब्जेक्ट जहां हमें क्लियर नजर आए। समझ आ गया? तो ये सब पॉइंट्स हैं। व्हेन इमेज फॉर्मेट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सबसे पहला पॉइंट है। तो हम यहां शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हमने कहा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ओ से लिख रहा हूं मैं। सबसे पहला पॉइंट हमने कहा ये इसका फोकस, और इधर भी हमने बताया ये इसका फोकस। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को जहां रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा था, हमने क्या किया? लेंस का यूज किया। मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारी आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में लेंस चला जाए। क्लियर है ना? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमें नजर ही नहीं आ रहा, तभी तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट यहां है और हमने इसको यहां यूज किया। अगर इसकी इमेज इससे पीछे कहीं पर बड़ी बन जाए, मैग्नीफाई करके बना दे, बड़ी इमेज बना दे जिसको हमारी आंख देख पाए, तो ऐसा पॉसिबल है। अब एक बात ध्यान से समझनी है कि मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि ऑब्जेक्ट हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, बीच में हमने गिलास लगाया, तो इसकी इमेज यहीं पर बननी चाहिए। और ये इमेज पीछे कब बनती है? जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते हो। हमने कहा ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है एबी, जिसको आपने कहां रखा? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। मैंने इमेज फॉर्मेशन कराई थी, आप पिछले लेक्चर को एक बार ध्यान से देखना कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो इसकी मैग्नीफाइड इमेज इधर ही बन जाएगी। अगर इसकी इमेज इधर बनेगी तो हम देखेंगे कहां से? हमने क्या कहा था? फिर दोबारा मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं ये देख रहा हूं कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने क्या किया? एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, इसको यूं बीच में रखा और देखना शुरू किया। मेरी बात समझ गए? जब हम इसको बीच में रख रहे हैं तो इसकी इमेज इधर बनेगी तभी तो नजर आएगी। अगर इसकी इमेज इधर बन गई तो मैं देखूंगा कहां से? मैं तो गिलास में देख रहा हूं ना, तो गिलास में देखने के लिए इमेज तो यहां बननी चाहिए। फिर मेरी बात समझ गए? और उसी साइड में इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? सबसे पहले हम इमेज बना देते हैं। इमेज बनाएंगे पैरेलल रे ऑफ लाइट, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। बैंड होने के बाद कहां से जाएगी? फोकस से। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि दूसरा जो पॉइंट है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर होगा तो हमारी रे ऑफ लाइट कहां से निकल जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास हो जाएगी। हम क्या करेंगे? हम यहां से ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इन लाइन को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे डॉट डॉट लाइन से, और ये लाइन जहां पर भी मिलेगी, स्ट्रेट बढ़ानी है भाई, ठीक है। ये दोनों लाइनें जहां पर भी मिलेगी वहां हमारी इमेज बन जाएगी। और हमने कहा ये हमारी इमेज A' B' बन गई।
ए डैश बी डैश। ये हमारी इमेज बन गई। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हमने इस इमेज को, और दूसरी बात, हम कहा जाते हैं, हमने क्या कहा था, वह इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। मतलब मैं ये बताऊंगा कि हमारी इमेज डी डिस्टेंस पर बनी है। हम ये चाहते हैं कि हम उस लेंस को इतना एडजस्ट करें, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम देखना चाहते हैं तो हम उस मैग्नीफाइंग ग्लास को यूं आगे और पीछे यूं करके देखते हैं। हम एडजस्ट करते हैं कि हमें कहां क्लियर नजर आ रहा है, हमें कहां क्लियर नजर आएगा, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, जहां क्लियर नजर आता है हम वही रोक देते हैं। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसको आप आगे और पीछे कर सकते हो। आपने इस तरह से इसको एडजस्ट करना है, इस तरह से इसको मूव कराना है कि इसकी इमेज डी पर बन जाए, डिस्टिंक्ट रीजन पर बन जाए। और हम देख कहां से रहे हैं, हम यहां से देख रहे हैं। मेरी बात समझ गए होंगे भाई, हम यहां से देख रहे हैं, ये हमारे आई है। क्लियर हो गया होगा भाई। पॉइंट क्लियर हो गया हो तो देखिए आगे हम क्या पढ़ेंगे। आगे हम ये पढ़ेंगे भाई मैग्नीफाइंग पावर, या मैग्निफिकेशन भी कह सकते हो। क्या होता है मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है भैया कि जो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय, मैं ये कह रहा हूं कि जो मैग्निफिकेशन है जिसको एम से लिखते हैं, एम से लिख देते हैं मैग्नीफाइंग पावर को। यहां देखिए हमारा एक ही काम था कि हमारा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, हमारी इमेज बहुत बड़ी बनी है। हम ये चाहते हैं कि इसने इमेज को कितना मैग्नीफाई करके दिखाया। सीधी सी बात ये है, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करने का तरीका है। ये कहता है कि मैग्नीफाइंग पावर को जो हम डिफाइन करेंगे, हम ये कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाय इमेज विद आई at least distance of distinct region upon angle subtended by object with eye at least distance of distinct region। ये देखिए मैंने क्या लिखा, मैं अभी एंगल बनाकर दिखाता हूं। मैंने कहा ये एंगल हमारे पास है बीटा एंगल। मैं यहां लिखूंगा m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। सबसे पहला पॉइंट क्या कहा है मैंने, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। हमारी इमेज क्या है, ए डैश बी डैश विद आई, आई के साथ। आई हम यहां से देख रहे हैं ना, तो आंख के साथ तो यही एंगल बन रहा है, विद आई एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। डिस्टिंक्ट रीजन डी है, यहां पर हमारी इमेज बनी है, तो मेरे हिसाब से जो हमारी इमेज है ए डैश बी डैश, उसका हमारी आंख के साथ कितना एंगल बन रहा है, बीटा। सेकेंड, अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विद आई एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। अब ध्यान से देखिए, मैं यहां पर मैंने क्या किया, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की ऑब्जेक्ट के पैरेलल, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने ए डबल डैश रख दिया और इस पॉइंट को मैंने ऑप्टिकल सेंटर से मिला दिया सीधा। अब जो ये रेड है, इस एंगल को मैंने अल्फा बोल दिया। मतलब मैंने क्या कहा कि ये हमारे पास है पॉइंट ए डबल डैश, ये है हमारे पास बी डैश, ये डिस्टेंस है डी, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर और ये एंगल अल्फा। ध्यान से देखिए, मैंने यही कहा है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर लेना है। तो ए भी हमारा ऑब्जेक्ट था, उसके पैरेलल लाइन जो ड्रॉ की है ए डबल डैश कर दी हमने, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद विद आई एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, मतलब आपने डी पर ही लेना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को यहां नहीं लेना है, ऑब्जेक्ट को डी पर ही लेना है, ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर लेना है। और कहां से एंगल बनाना है, आई के साथ, जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइन जा रही है।
मतलब यहां से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट जो भी आएगा इसको हम ऑप्टिकल सेंटर से मिलाएंगे, जो एंगल होगा वो अल्फा एंगल होगा। दैट इज मैग्नीफाइंग पावर। मतलब हमारे इस ऑब्जेक्ट की हाइट को इतना बड़ा शो कर रहा है डिस्टिंक्ट विजन पर, क्योंकि हम डी पर देख पा रहे हैं। दैट इज मैग्नीफाइंग पावर, जो एम से लिखते हैं। और हम यहां कहेंगे इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा, और यहां एक पॉइंट लिख देते हैं बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर ने अपनी मर्जी से लिख दिया अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल और एक्सप्लेन भी नहीं किया, बताया भी नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये ए बी ऑब्जेक्ट क्या इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है। इतना छोटा ऑब्जेक्ट है कि हम देख ही नहीं पा रहे थे, और उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब सीधी सी बात है, ये तो है नहीं कि एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है उसको इतना बड़ा करके दिखाएगा मैग्नीफाइंग ग्लास, नहीं, वो थोड़ा सा बड़ा करेगा कि हम उसको आसानी से देख पाए। जैसे कि हम देखते हैं पढ़ने में कभी प्रॉब्लम आ रही है, वो छोटे छोटे वर्ड हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट। हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया तो थोड़ा सा बड़ा हो गया जिसको हमने देख लिया। अब उनका साइज इतना छोटा है कि अगर अल्फा और बीटा हम बनाना भी चाहेंगे तो अल्फा बीटा तो मेरे हिसाब से बहुत छोटा बनने वाला है, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फा। अब हमारे पास दो ट्रायंगल लेनी है, क्या? एक से तो हम टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालेंगे और एक से हम टेंजेंट अल्फा। दोनों ट्रायंगल आपके सामने है। एक ट्रायंगल आपके सामने क्या है, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। अगर इसके अंदर हम टेंजेंट बीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन, ये क्या हो गया, ओ बी डैश। पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए यहीं पर। दूसरा हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए डबल डैश बी डैश ओ, क्योंकि आपको पता है अल्फा एंगल तो यही बना हुआ है। यहां टेंजेंट अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा, ए डबल डैश अपॉन, सॉरी, ए डबल डैश बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, ओ बी डैश। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, मैग्निफिकेशन आ जाएगी। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू, ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, m इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, और इसके अपॉन में ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डबल डैश बी डैश। ये हमारे पास क्या आ गई, मैग्निफिकेशन आ गई। क्या आ गई है हमारे पास, मैग्निफिकेशन, जिसको हमने क्या रख दिया, भैया, ए डैश बी डैश अपॉन ए डबल डैश बी डैश, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या रख दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट भी आप ले सकते हैं, अगर आप इसको सीधा निकालना चाहें तो सीधा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर मान लीजिए आप इसको इस तरीके से नहीं निकालना चाहते और आप ये कहते हो कि टेंजेंट बीटा हम ए बी ओ में ले लेते हैं और टेंजेंट अल्फा हम ए डैश ए डबल डैश बी डैश ओ के साथ ले लें, तो भी काम चल जाएगा। तो आप उस क्रम में यहां से आपने हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब हम क्या करेंगे, हम ए डबल डैश बी डैश को क्या कह सकते हैं, ए बी बोल सकते हैं, ए डबल डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी कह सकते हैं। इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे और मैग्निफिकेशन निकाल देंगे। हम यहां कह सकते हैं ए डबल डैश बी डैश इज नियरली इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू ए बी, हम सीधा बताएंगे, और इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ए बी रख सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं कि मान लीजिए जब भी आपने इस तरह के पॉइंट निकालने हैं तो टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा के लिए दो अलग अलग ट्रायंगल लेने होंगे। तो हम एक ट्रायंगल टेंजेंट बीटा के लिए ए बी ओ ले लेते हैं और अल्फा के लिए ए डबल डैश बी डैश ओ ले लेते हैं, जिसमें हाइट सेम आ जाएगी। तो ए बी ओ टेंजेंट बीटा के लिए आ गई, ए बी ओ। दोनों मेथड है, दोनों से सोल्व कर सकते हो। आपकी बुक्स में अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड मिल जाते हैं, ठीक है। और दूसरे के लिए ए डबल डैश बी डैश ओ, ये ले सकते हो। हम यहां क्या करेंगे, अगर ए बी ओ लेते हैं टेंजेंट बीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप क्या कह दोगे भाई, शायद ए बी अपॉन परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ओ बी हो गया। और इसमें करोगे तो ए डबल डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। फिर भी बताना तो यही पड़ेगा, यहां से अगर आप मैग्निफिकेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ओ बी मल्टीप्लाई बाई ओ बी डैश अपॉन
ए डबल डैश बी डैश। मेरी बात समझ गई? अगर टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा करोगे तो ये आएगा। हम क्या कहेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डैश। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल। देन एम इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। बेटा वही बात है, यहाँ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है, और आपको पता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, वी बाई यू। शायद मैग्निफिकेशन मैंने कॉन्वेक्स लेंस में कराई थी, आएगा ये, चेंज नहीं हो सकता। मेरी बात समझ गए? अब हम इसको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो देखिए, हम शायद ऊपर से ये पॉइंट साफ कर देते हैं, यहां एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। देखिए हमारे पास जो ये है, ये मैग्निफिकेशन आ गई, एम इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। आप एक बात ध्यान से देखिए, ओ बी डैश की वैल्यू क्या है, ओ बी डैश शायद माइनस डी लिख दूं, और ओ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस यू लिख दिया गया, क्योंकि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा है तो यू लोगे ना, और इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन का मेजरमेंट क्या होता है, नेगेटिव। यहां से डी की ये इमेज डिस्टेंस मेजर करोगे तो नेगेटिव होगा, इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई यू। क्या हो जाएगा हमारे पास, एम इज इक्वल टू डी बाई यू। देखिए हमारे पास ये एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है, वी नो। मैं ये कहता हूं कि लेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है बेटा। क्या पढ़ा हुआ है लेंस फॉर्मूला के अंदर, हमने ये पढ़ा हुआ है 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। हम सभी ने पढ़ा हुआ है लेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ा हुआ है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। एक बात ध्यान रखना, हियर इमेज फॉर्मेट डी, मैं डी लिखूंगा, डी का मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस डी। बोलो हो जाएगा कि नहीं, या हमारे पास v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस डी। और ऑब्जेक्ट को हम कहां रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को आप अपनी मर्जी से कहीं भी बता सकते हो। u की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस यू, या x की टर्म में कहना चाहते हो तो x भी कह सकते हो। आपने कह दिया, मान लीजिए x कहते हो, x डिस्टेंस, तो बेटा यहां पर क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा। ओ बी इज इक्वल टू माइनस एक्स लिख दो, आपकी मर्जी। अगर आप इसको x कहते हो तो, u कहते हो तो फिर माइनस यू लिख दो, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा फिर, ठीक है। मान लीजिए आप ये वैल्यू पुट करते हो तो क्या हो जाएगा आपके पास, 1 बाई एफ इज इक्वल टू, इस इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। हमने क्या कहा भाई, 1 बाई डी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एफ, क्योंकि 1 बाई डी उधर चला गया। मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है ना, डी बाई एक्स, ये निकालना चाहता हूं। और एक मिनट, हम डी बाई एक्स निकालना चाहते हैं तो हमने 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी, क्योंकि इसको उधर लेकर जाओ, 1 बाई एक्स रहने दो, दोनों तरफ डी से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों तरफ डी से मल्टीप्लाई करोगे तो डी बाई एक्स इज इक्वल टू डी बाई एफ प्लस 1। डी बाई एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस डी बाई एफ। देन मैग्नीफाइंग पावर, ये मैग्निफिकेशन है और इसको मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं, और एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये भी आप कह सकते हो। ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन है। एंगल के अकॉर्डिंग ली गई मैग्निफिकेशन, आप सीधा लिख रहे थे बीटा बाई अल्फा, एक ही बात है। m इज इक्वल टू डी बाई एक्स, ठीक है, और डी बाई एक्स की वैल्यू क्या है, 1 प्लस डी बाई एफ। ये मैग्निफिकेशन है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं बार बार एक ही पॉइंट कह रहा था, शॉर्ट फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस, बोलो कहा था कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, हम क्या कह रहे हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया 1 प्लस डी बाई एफ आ गया। अब डी
25 सेंटीमीटर कांस्टेंट है, नहीं बदल सकता। 1 कांस्टेंट है, क्या बदल सकते हो? फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। आप जितनी फोकल लेंथ कम लोगे, जितनी फोकल लेंथ कम लोगे, मैग्निफिकेशन उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। मतलब यहां आप ये पॉइंट भी कह सकते हो, when we take minimum focal length lens which increase the magnifying power। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी लेंस की फोकल लेंथ कम ले लेते हो, डिक्रीज कर देते हो, तो मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया। हम बार बार शॉर्ट फोकल लेंथ बोल रहे थे, शायद हमने यहाँ सबसे पहले यही लिखा था कि जितना कम फोकल लेंथ का लेंस लिया जाएगा उसकी पावर, मैग्नीफाइंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। नोट कर लीजिए, स्नैप ले लीजिए। सेकंड आगे करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में ही मैं सेकंड पॉइंट ले रहा हूं, व्हेन इमेज फॉर्म एट फार पॉइंट इनफाइनाइट। आप समझ गए होंगे, अगर फार पॉइंट कह दिया जाए या इनफाइनाइट कह दिया जाए, कि आप इमेज को, मैंने आपसे बताया था कि ह्यूमन आई दो जगह पर बहुत क्लियरली देख पाती है, एक फार पॉइंट, एक लीस्ट डिस्टेंस नियर पॉइंट। नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, दूसरा होता है फार पॉइंट। समझ आ गया? और फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट। अब आप एक बात बताइए भाई, सबसे पहले तो हम डायग्राम ही बनाते हैं। मैंने कहा कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ऑब्जेक्ट, ये फोकस, ये भी फोकस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा जाए कि इमेज इनफाइनाइट पर बने? सीधी सी बात है, फोकस पर रखा जाएगा। आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहां फोकस पर रख दिया। आपने कहा ये ए बी ऑब्जेक्ट है, मैं हमेशा ऑब्जेक्ट को ए बी लेकर चलूंगा। ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पर रखा। इमेज फॉर्मेशन आपने पहले भी काफी बार पढ़ी हुई है। ऑब्जेक्ट को आप फोकस पर रखोगे तो इमेज कहां बन जाएगी? इनफाइनाइट। एक रे ऑफ लाइट को सीधी पैरेलल, दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस, ठीक है। ये है। अब ये दोनों पैरेलल जा रही हैं आगे। अब क्या करेंगे, हम इनको पीछे बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, एट इनफाइनाइट। और आप देख कहां से रहे हो? आप यहां से देख रहे हो। पॉइंट समझ आया होगा कि रे ऑफ लाइट जहां जाती है हम वहां से देखते हैं। रे ऑफ लाइट जहां जाती है हम हमेशा वहां से देखते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अब वही बात है, मैग्नीफाइंग पावर की बात की जाएगी। तो भाई मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन वही है, एम से लिखेंगे इसको। ये कहा जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट इनफाइनाइट, क्योंकि विद आई के साथ जो इमेज इनफाइनाइट पर बनी है उसके साथ जो एंगल, मींस ये इनफाइनाइट पर जा रही है तो ये एंगल क्या लिया जाएगा, बीटा। भाई इनफाइनाइट पर तो यही रे ऑफ लाइट जा रही है ना आगे, तो यहां से जो आई के साथ एंगल बना हुआ है बीटा अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट डी विद आई। समझ आ गया होगा? ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, डी पर मानना है।
ये कहता है कि आप ये कहोगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, जो यहां से डी डिस्टेंस पर रखा गया है, और इसके साथ जो अल्फा ये एंगल जो बन रहा है वो अल्फा है। मेरी बात समझ गए? जो आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, उसको आप कहां पर मानकर चलोगे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, और उससे जो हमारा आई के साथ, क्योंकि आप यहां से देख रहे हैं यूं, तो ये जो एंगल बना हुआ है ये क्या होगा? अल्फा। इसका मतलब है कि इमेज कहां पर है? इमेज हमारी इनफाइनाइट पर बनी हुई है, और हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर लिया हुआ है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर लिया हुआ है। मेरी बात समझ गए होंगे? पॉइंट क्लियर हो गया होगा? तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम ये कहते हैं यहां से, अगर मान लीजिए हम ये लेते हैं तो हमारे पास वही है m इज इक्वल टू वही बीटा बाई अल्फा विच इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू या टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा। ये तो हर एक के अंदर लगाना है। अब आपने वैल्यू पुट करनी है, टेंजेंट बीटा निकालना है, तो सबसे पहले ट्रायंगल ले लीजिए। ट्रायंगल आपने ले ली ए बी ओ, टेंजेंट बीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस को अगर आप लिखते हो तो ओ बी लिख सकते हो, इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ एफ, क्योंकि बी और एफ फोकस पर ही रखा था ना आपने, तो एक ही पॉइंट है, आप यहां लिख दोगे ओ बी इज इक्वल टू ओ एफ। ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा था? ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पर रखा था, इसलिए आप इसको क्या कहोगे भाई? टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ एफ। समझ आ गया? ये तो आपने टेंजेंट बीटा निकाल दिया। अब उसके बाद अगर आप टेंजेंट अल्फा निकालते हो तो आपने कहा टेंजेंट अल्फा ऑब्जेक्ट ए बी लेना है, और कहां पर मान के चलना है? डिस्टिंक्ट रीजन पर। तो इसमें हम टेंजेंट अल्फा निकालेंगे तो क्या कह देंगे? ए बी अपॉन डिस्टिंक्ट रीजन के लिए क्या लिख देते हैं हम? ओ बी, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन डिस्टिंक्ट रीजन डी। मेरी बात समझ आ गई होगी? और डी क्या है? माइनस डी। पॉइंट क्लियर हो गया होगा भाई? वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों की, टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। जब दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी। टेंजेंट बीटा क्या है हमारे पास? ए बी अपॉन ओ एफ। ये क्या है? ए बी अपॉन माइनस डी, ए बी से बी कैंसिल, माइनस डी अपॉन एफ। ये हमारे पास क्या आ गई भाई? और सॉरी, फोकल लेंथ लेंगे तो किधर? ये वाली फोकल लेंथ चाहिए हमें, तो ये क्या है? माइनस एफ। तो माइनस एफ रखेंगे तो क्या आ जाएगा? एम इज इक्वल टू डी बाई एफ। अगर आपने डिस्टिंक्ट रीजन पर रखा तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है वो हमारे पास आएगी डिस्टिंक्ट रीजन अपॉन फोकल लेंथ। डी हमारे पास अभी भी कांस्टेंट है, फोकल लेंथ हम जितनी कम लेंगे मैग्निफिकेशन उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप का दूसरा केस हो गया जहां हम इमेज को इनफाइनाइट पर बना रहे हैं। समझ आ गया होगा? अब अगला पॉइंट, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में दो ही पॉइंट थे। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका एक न्यूमेरिकल कर लें तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको करा देता हूं। और ये दोनों फॉर्मूले अब आपको याद होने चाहिए कि आगे हम डायरेक्ट इनका यूज भी करेंगे। एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, ए मैन विद नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर रीड्स ए बुक विद ए स्मॉल प्रिंट यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास। ये कहता है कि एक आदमी जो नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, रीड कर सकता है, स्मॉल प्रिंट की बुक पढ़ रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके। सिंपल सा मतलब है कि अगर वो नजदीक से नजदीक उसकी इमेज बनाएगा तो कहां बनाएगा? 25 सेंटीमीटर। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 5 सेंटीमीटर। ये गिवन है। ये कहता है कि व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फारेस्ट डिस्टेंस एट which he can read the book when viewing through the magnifying glass. Okay, ये कहता है कि एक आदमी है जो एक बुक पढ़ रहा है, उसमें बहुत छोटे छोटे अक्षर है जो पढ़े नहीं जा रहे हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करता है और पढ़ता है। वो कहता है कि जब वो नियर पॉइंट पर पढ़ता है, क्या कह रहा है?
नियर पॉइंट की बात कर रहा है, तो वो कहता है कि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर तक वो क्लियरली पढ़ पाता है। मींस नियर पॉइंट पर वो इमेज बनाना चाहता है, इसका मतलब है v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो आपने समझना है। दूसरे केस में ये कहता है कि फार पॉइंट पर पढ़ना चाहता है। फार पॉइंट पर जब आप लिखोगे तो v इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, इनफाइनाइट लिख दोगे, कि इमेज वो इनफाइनाइट पर बना दे तो भी वो पढ़ पाएगा। उसके दो ही पॉइंट है, पहला तो ये कहता है नियर पॉइंट के लिए, दूसरा ये कहता है फार पॉइंट के लिए। दोनों के लिए आपने क्या फाइंड आउट करना है, u फाइंड आउट करना है। u फाइंड आउट करके बताइए। पहली बात, हम सिंपल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। दूसरा, हमारे पास एक ही तो कॉन्वेक्स लेंस है, और उस कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो शायद हम अपना फॉर्मूला भी लगा लें तो ज्यादा बेटर होगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, आपको पता है ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ बनेगी, सीधी सी बात है। ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और ये इसका फोकस है। समझ आ गया। जहां जो वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल v इज इक्वल टू कह रहा है, तो v इज इक्वल टू क्या रखा जाएगा, -25 सेंटीमीटर। u हम निकाल देंगे, u तो हमने निकालना ही है, तो अगर हम यहां से निकालेंगे तो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। 1/u इधर आ गया, फोकल लेंथ उधर चली गई, 1/u इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/-25 माइनस ऑफ 1/5 दिया हुआ है। कैलकुलेशन करिए, जो भी आंसर आए लिख लीजिए। 25 आ गया, यहां से कितना आ जाएगा, -1 एंड, और यहां से क्या आ जाएगा -5, मीन्स -6/25। और u इज इक्वल टू निकालेंगे तो 25/6। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी हमारा कहाँ है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसको लिख सकते हो u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 पॉइंट समथिंग, जो भी आंसर आएगा दैट सेंटीमीटर आप लिख लेंगे। ये पॉइंट है। इसी तरह से यहाँ पर v इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे तो यहाँ भी आंसर आ जाना चाहिए। 1/u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/v माइनस ऑफ 1/f। वैल्यू आप पुट करेंगे, आपके पास यहाँ पर भी u आ जाएगा। काफी सिंपल है। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। और वैसे आप इनफाइनाइट के लिए तो निकाल भी चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं भाई, इनफाइनाइट के लिए अगर आप मैग्नीफाइंग पावर की बात कर रहे हैं तो वहां से तो आप सीधा d/f, अगले में ये मैग्नीफाइंग पावर की बात कर रहा है, इसमें लगाओ तो सीधा d/f, और इसमें लगाते हो तो 1 + d/f। डिस्टिंक्ट रीजन, मैग्नीफाइंग पावर अगर नियर पॉइंट है तो ये वाला फॉर्मूला, फार पॉइंट है तो ये वाला फॉर्मूला। अगले स्टेप में ये कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है बेटा वो यही होती है। मैक्सिमम निकालनी है तो u मिनिमम रख देना है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो आंसर आने वाला है, जो आप देखने वाले हो, वो क्या देखोगे भाई, कि यहां से जैसे कि आपने कहा, मैं आपको बता देता हूं, इसमें आता है u इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, और इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ u आता है -5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब ये क्या कहता है, अब आपने मैक्सिमम और मिनिमम की बात करनी है। मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम और मिनिमम, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, d/f। ध्यान से देखना, और सॉरी d/u, ठीक है। और इसमें भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, d/u। तो यहाँ मैक्सिमम है तो यहाँ मिनिमम वैल्यू रख देना, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू रख देना। ये d तो कांस्टेंट है, सीधा फॉर्मूला लगा देना d/u। क्लियर है। तो ये पॉइंट पूछा गया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था, तो ये मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप करा दिया। अगले लेक्चर में हम टेलीस्कोप कराएंगे, ठीक है। तो इसके 3-4 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी की और गिवन है, जो आप पढ़ के देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।